हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल। और यार आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गॉस लॉ को और कोशिश करते हैं यार कि आज इसको हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करें। ठीक है, तो और यार जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, ठीक है, वो हम अलग से कर देंगे। मेन जो है ना कि एनसीईआरटी में जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है उसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है तो उसको देख रहे हैं। डेरिवेशन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस इसमें नहीं कर रहे। तो आइए, क्या है, एज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, let us consider the total flux through a sphere of radius r which encloses a point charge small q at its center. Divide the sphere into a small area elements as shown in figure 1.22. क्या बोल रहा है कि जो सिंपल एप्लीकेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसको कंसिडर कीजिए। ठीक है, और टोटल फ्लक्स एक स्पेयर से, अगर एक स्पेयर है ये, ठीक है, इसका रेडियस आर है तो इसका जो टोटल फ्लक्स है इसको कंसिडर कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू सेंटर पे रखा हुआ है। इसको छोटे छोटे से एरिया एलिमेंट में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे ये वाला एक छोटा सा हम एरिया एलिमेंट ले लिए है ना, इसमें इसको डिवाइड कर दिए। तो द फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट, जो फ्लक्स होगा एरिया एलिमेंट कौन सा, डेल्टा एस से, तो फ्लक्स मतलब डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस which is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square r cap dot delta s, है ना। Where we have used Coulomb's law for the electric field due to a single charge q, the unit vector r cap is along the radius vector, ठीक है, from the center to the area element. Now since the normal to a sphere, मतलब जो sphere के perpendicular at every point is along the radius vector at that point, the area element delta s and r cap have the same direction. डेल्टा एस और आर कैप का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल्टा एस। ठीक है, और जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो 1 होता है। तो द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फ्लक्स थ्रू ऑल द डिफरेंट एरिया एलिमेंट। मतलब एक एरिया एलिमेंट से आप फ्लक्स निकाल लीजिए और उसके बाद टोटल फ्लक्स जब आपको निकालना है तो सारे एरिया एलिमेंट को आपको क्या करना है, तो ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, समेसन जितने भी एरिया एलिमेंट डेल्टा एस और बाद बाकी क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल्टा एस। ठीक, सिंस ईच एरिया एलिमेंट ऑफ द स्फीयर इज एट द सेम डिस्टेंस, सारे एरिया एलिमेंट का डिस्टेंस सेम है आर फ्रॉम द चार्ज, तो फाई इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑल डेल्टा एस इक्वल टू समेसन डेल्टा एस विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डेल्टा एस मतलब एस। ठीक है, नाउ एस द टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल एरिया स्फीयर का क्या हो गया, एस, जो कि स्फीयर का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और एस के जगह पे क्या डाल दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से कट गया तो फाइनल में आपको क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इक्वेशन 1.0 इज अ सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ अ जनरल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉल्ड गॉस लॉ। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि फाई फाई इक्वल टू मेलनी रूप से क्या मिला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अच्छा, बी स्टेट गॉड्स लॉ विदाउट प्रूफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस है एस और वहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यू क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एस। ठीक है, उस सरफेस के द्वारा जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड किया गया है वो हो गया क्यू इक्वल टू, अच्छा ठीक है, आगे देखिए, तो the law implies that the total electric flux through a closed surface is zero if no charge is enclosed by the surface. बोल रहे हैं कि लॉ ये भी बताता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस क्लोज सरफेस से वो जीरो हो जाएगा जब उस इनक्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। वी कैन सी दैट एक्सप्लिसिटली इन द सिंपल सिचुएशन इन ऑफ फिगर 1.23। हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, फिगर 1.23 में आइए, मीन्स कि इस वाले फिगर की बात, the calculation of the flux of uniform electric field through a surface of a cylinder। ये सिलेंडर पहला सरफेस, दूसरा और तीसरा सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हमको क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है।
So here the electric field is uniform and we are considering a closed cylindrical surface with its axis parallel to the uniform field A. The total flux phi through the surface phi 1 plus phi 2 plus phi 3, where phi 1 and phi 2 represent the flux through the surfaces 1 and 2 of circular cross section of the cylinder, and phi 3 is the flux through the curved cylindrical part of the closed surface. Now the normal to the surface 3 at every point is perpendicular to E, so by definition फ्लक्स फाई थ्री इक्वल टू जीरो। फाई थ्री मतलब यहाँ के लिए देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके परपेंडिकुलर अगर फ्लक्स आप देखिएगा तो एंगल हो गया 90 डिग्री का, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो फाई थ्री सरफेस है मतलब ये थ्री वाला जो सरफेस, यहाँ से फ्लक्स हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। अच्छा, उसके बाद ये हम कहाँ से बोल दिए, तो डेफिनेशन से। Further, the outward normal to 2 is along A, while the outward normal to 1 is opposite to A, therefore. So, phi 1 equal to minus E S1, phi 2 equal to plus E S2, or S1 equal to S2 equal to S, where S is the area of circular cross section. The total flux जो हो गया वो क्या हो गया, तो total flux जीरो हो गया, जैसा कि हम लोग पहले एक्सपेक्ट किए हुए हैं। Thus, whenever you find that the net electric flux through a closed surface is zero, we conclude that the total charge contained in the closed surface is zero. इस बात को आप इसको अंडरलाइन कीजिए। बोल रहा है कि जब कभी भी आप ऐसा पाते हैं कि जो नेट फ्लक्स है एक क्लोज्ड सरफेस से वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कंक्लूड करते हैं कि जो टोटल चार्ज कंटेंट इन द क्लोज्ड सरफेस में जो टोटल चार्ज कंटेंट है वो क्या है, जीरो है। The great significance of Gauss law equation 1.31 is that it is true in general and not only for simple cases. We have considered above. Let us note some important points regarding this law. बोल रहा है कि जो गॉस लॉ है उसका जो ग्रेट सिग्निफिकेंस इक्वेशन 1.31 इज दैट इट इज ट्रू इन जनरल, ये जनरली तो ट्रू है, एंड नॉट ओनली फॉर सिंपल केसेस। वी हैव मतलब सिंपल केस के लिए ये वी हैव कंसिडर्ड अबव, उसके लिए ऐसा नहीं है। और क्या बोल रहा है, लेट अस नोट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस लॉ। इस लॉ में क्या कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, आइए तो। द ये हो गया, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। पहला बात कि जो गॉस लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि क्लोज्ड सरफेस का शेप और साइज पे डिपेंड करता है, कैसा भी शेप आप ले लो, अगर ऐसा भी ले लिए गॉस लॉ लग जाएगा। बस मतलब ना शेप और साइज कैसा भी है, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। The term a small q on the right side of Gauss law, equation 1.31, includes the sum of all charges enclosed by surface. The charges may be located anywhere inside the surface. पहले चलिए इक्वेशन 1.31 देखते हैं। 1.31 में क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन नोट, किसके इक्वल टू, तो फाई इक्वल टू, है ना, क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन नोट। देखिए तो हम यहाँ पे इस बात को समझते हैं। मेरे पास है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोल रहा है द टर्म क्यू, ये वाला जो टर्म है क्यू, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं सरफेस के अंदर उन सारे का सम है। द चार्ज, और ऐसा नहीं कि चार्ज किसी एक स्पेशल जगह पे रखा हुआ है, कहीं भी रखा रह सकता है, ऐसा नहीं कि कहीं सेंटर पे ऐसा कुछ है। In the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside, the electric field whose flux appear on the left side, equation 1.31, is due to all the charges both inside and outside S. The term Q on the right side of Gauss law, however, represent only the total charge inside S. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सरफेस हमको ऐसे चूज किया गया है कि सम चार्जेस इनसाइड, कुछ चार्ज अंदर में हो कुछ बाहर में हो, मतलब ऐसा कुछ सरफेस है, यहाँ भी कुछ चार्ज है, यहाँ भी कुछ चार्ज है ना, और बाहर में भी कुछ चार्ज है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ठीक है, जिसका फ्लक्स किधर आ रहा, लेफ्ट साइड में, ठीक, ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एस। तो जो क्या बोल दिया, एक मिनट, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो सिलेंडर देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम आउटसाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एस। द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड, गॉस लॉ रिप्रेजेंट, मतलब ना यार कि जो गॉस लॉ शब्द है, ठीक है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ अंदर वाले चार्ज के। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हो सकता है कि बाहर वाले चार्ज को भी कंसीडर किया जाए, है ना, बट जब हम गॉस लॉ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रिप्रेजेंट द ओनली चार्ज इनसाइड एस, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बस उससे लेना है। मतलब हम बोले तो गॉस लॉ केवल और केवल क्लोज्ड सरफेस पे लागू होता और उसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है, बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं।
द सरफेस डेट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसला इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, जो सरफेस आपने यार गॉसला के लिए चुना वो गॉसियन सरफेस है। यू मे चूज एनी गॉसियन सरफेस एंड अप्लाई गॉसला। हाउएवर टेक केयर नॉट to let the Gaussian surface pass through any discrete charge. This is because electric field due to a system of discrete charges is not well defined at the location of any charge. As you go close to the charge, the field grows without any bound. However, the Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution. ठीक है, क्या बोल रहा है कि यार जो सरफेस हम लोग लेते हैं, ठीक है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, तो गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, आप कोई भी गॉसियन सरफेस को ले सकते हैं और गॉस लॉ लगा सकते हैं। हालांकि इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि जो टेक केयर नोट टू लेट द गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। however take care not to let the Gaussian surface however take care not to let the Gaussian surface pass through any discrete charge। देखिए, बोल रहा है कि आपको ना हालांकि ये टेक केयर करना होगा कि जो गॉसियन सरफेस पा ऐसा नहीं कि कोई डिस्क्रीट चार्ज से पास कर जाए। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज के बारे में देखें तो ये वेल डिफाइंड नहीं है एट एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज। एज यू गो क्लोज टू द चार्ज द फील्ड ग्रोज। जब हम चार्ज के नजदीक जाते तो फील्ड बढ़ जाता। हालांकि अगर हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो कैन पास थ्रू। गॉसियन सरफेस मतलब मेनली रूप से ना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक है, गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स a much easier calculation of the electrostatic field when the system has some symmetry. This is facilitated by the choice of a suitable Gaussian surface। क्या बोल रहा है कि जो गॉस लॉ है वो ऑफन प्रायः यूजफुल है टुवर्ड्स अ मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इजियर कैलकुलेशन के लिए व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, जब सिस्टम में कुछ सिमेट्री हो। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ सुटेबल गॉसियन सरफेस। और ये क्या चीज से फैसिलिटेट किया गया है, सुटेबल गॉसियन सरफेस से। Finally, Gauss law is based on the inverse square dependence on distance contained in the Coulomb's law. Any violation of Gauss law will indicate departure from the inverse square law। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट है जो कि पॉइंट आपको एक बार ध्यान में रखते हैं। और कुछ कुछ इसमें से मतलब जब आप ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगला यार जो हमारा टॉपिक है ये है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। The electric field due to a general charge distribution is as seen above, given by equation 1.27. In practice, except for some special cases, the summation or integration involved in this situation cannot be carried out to give electric field at every point in space. For some symmetric charge configurations, however, it is possible to obtain the electric field in a simple way using the Gauss law. This is best understood by some example। क्या बोल रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, अगर हम प्रैक्टिस में बात करें कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के, तो जो समेशन और इंटीग्रेशन है वो इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन, इन्वॉल्व कर लीजिए इक्वेशन में, कैन नॉट बी कैरिड आउट टू गिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं देगा। अगर हम कुछ सिमेट्रिक चार्ज कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, हालांकि इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिंपल वे। गॉस लॉ का हम लोग यूज करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बट बहुत से एग्जाम्पल के लिए ये समझना मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। तो ये है हमारा ये वाला पोर्शन 14, मतलब कि ये हमारा लास्ट सा पोर्शन बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो हम इसको देखिए, यहाँ पे यार हम लोग बात कर रहे थे फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक है, तो यार हमारा डेरिवेशन इसके अंदर तो हम लोग नहीं करने वाले, बट देख लेते हैं फिर भी एक बार कि क्या क्या है इसके अंदर, है ना। कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर with uniform linear charge density lambda. The wire is obviously an axis of symmetry. Suppose we take the radial vector from O to P and rotate it around the wire. The points P, P dash, P double dash so obtained are completely equivalent
with respect to the charged wire. This implies that the electric field must have the same magnitude at these points. The direction of electric field at every point must be radial, outward if lambda greater than 0, inward if lambda less than 0. This is clear from figure 1.26. देखिए इसमें क्या क्या दिखाया है। तो यार एक इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्म लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। और वायर क्या है, ऑब्वियसली एन एक्सिस ऑफ अ सिमेट्री है। आप सपोज कर लीजिए कि आपने एक रेडियल वेक्टर लेते हैं ओ से लेके पी तक, ठीक है, और रोटेट करते हैं वायर के अराउंड में, ठीक है, तो आपको मिलता है पी डैश, पी डबल डैश, ठीक है। और ये किसका इक्विवेलेंट है, तो चार्ज वायर के। और यह बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम मैग्नीट्यूड है इन पी डैश, पी डबल डैश, इन सब पॉइंट्स पे, ठीक है। अच्छा, और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो रेडियल आउटवर्ड है, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, और लैम्डा अगर लेस देन जीरो रहता है तो इनवर्ड, ठीक है, इस फिगर में। अच्छा, और देखिए, consider a pair of line elements P1 and P2 of the wire as shown. The electric fields produced by the two elements of the pair when summed give a resultant electric field which is radial. The components normal to the radial vector cancel. This is true for any such pair and hence the total field at any point P is radial. Finally, since the wire is infinite, electric field does not depend on the position of P along the length of the wire. In short, the electric field is everywhere radial in the plane cutting the wire normally, and its magnitude depends only on the radial distance small r. To calculate the field, imagine a cylindrical Gaussian surface as shown in figure 1.26b. Since the field is everywhere radial, flux through the two ends of the cylindrical Gaussian surface is zero. At the cylindrical part of the surface, vector E is normal to the surface at every point and its magnitude is constant. Since it depends only on r, the surface area of the curved part is 2 pi rl, where l is the length of the cylinder. ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन में यार हम लोग करते हैं ना, वही चीज़ को यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है। और एक फिगर है, पहला वाला जो फिगर था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज रेडियल, और दूसरा द गॉसियन सरफेस फॉर अ लॉन्ग थिन वायर इज यूनिफॉर्म लीनियर वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये ठीक है, डेरिवेशन में हम लोग अलग से देख लेंगे, बस देख रहे थे कि इसमें कुछ है कि नहीं। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्या है, गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस, E into 2 pi RL. The surface includes charge equal to lambda L. Gauss law then gives E into 2 pi RL equal to lambda L times epsilon. That is E equal to, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखें E गुने 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या है, तो लैम्डा एल अपॉन एप्साइलन नोट। तो E इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल एप्साइलन नोट, एल से एल कैंसिल हो गया तो बचा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्साइलन नोट, ठीक है। Vectorially, E at any point is given by E equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r or n cap, where n cap is the radial unit vector in the plane normal to the wire passing through the point. E is directed outward if lambda is positive and inward if lambda is negative. ये वाले लाइन को अंडरलाइन कि E जो है आउटवर्ड होगा अगर लैम्डा पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, और E इनवर्ड होगा जब लैम्डा नेगेटिव है, ठीक है। Notice that when we write a vector A as a scalar multiplied by a unit vector, that is A equal to vector A equal to A cap. The scalar A is an algebraic number. It can be negative or positive. The direction of vector A will be the same as that of the unit vector A cap if A greater than 0 and opposite to A cap if A less than 0. When we want to restrict two non-negative values, we use the symbol magnitude of A and call it modulus of A, ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, और क्या है देखिए, तो
Also note that though only the charge enclosed by the surface lambda L was included above, the electric field E is due to the charge on the entire wire. Further, the assumption that the wire is infinitely long is crucial. Without this assumption, we cannot take E to be normal to the curved part of the cylindrical Gaussian surface. However, equation 1.32 is approximately true for electric field around the center portions of a long wire वेयर द इंड इफेक्ट्स में बी इग्नोर्ड। सारा ना यार हम लोग डेरिवेशन के अंदर देख लेंगे। मुख्य रूप से ना इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोगों को डेरिवेशन ही करना है। ठीक है, मतलब एक एक चीज, अब एक एक बात हमको ध्यान में भी नहीं रह सकता है ना, तो इसी के बारे में दिया। दूसरा है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, और ये जो है एक और है इसके बाद स्फेरिकल सेल भी है। तो इसमें क्या दिया है, लेट सिग्मा विद द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट प्लेन शीट फिगर 1.27, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और क्या है इनफाइनाइट प्लेन शीट। बी टेक एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर हम लोग एक्स एक्सिस ले लिए। बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट and its direction at every point must be parallel to x direction. Electric field का direction इधर तो ये इसके parallel है। We can take the Gaussian surface to be a rectangular parallelopiped of cross sectional area, rectangular parallelopiped और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एच सोन, मतलब ये है ना। इसको ये लोग क्या लिए, तो गॉसियन सरफेस लिए। और सिलेंड्रिकल सरफेस भी ऑल्सो डू, यहाँ पे आप सिलेंड्रिकल सरफेस भी ले सकते हैं ना। ये वाला चीज, ये जो रेक्टेंगल है ना, इसको पैरेलल पाइप्ड बोला जाए। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, मतलब ये रेक्टेंगल को बोला जा रहा है। ठीक है, as seen from the figure, only the two phases 1 and 2 will contribute the flux. 1 और 2 contribute कर रहा है flux को। Electric field lines are parallel to the other phases and they therefore do not contribute the total flux. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके तो पैरेलल है, तो ये टोटल फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस वन क्या है, द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस वन is in minus x direction while the unit vector normal to surface 2 is in plus x direction. ठीक है, therefore flux E dot delta x through both the surfaces are equal and add up. Therefore the net flux through Gaussian surface is 2 EA. The charge enclosed by the closed surface is sigma A. Therefore by Gauss law, ठीक है, 2 EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और इसको वैक्टोरियली ऐड किया तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट एन कैप, और एन कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। E is directed away from the plate if sigma is positive and toward the plate if sigma is negative। ठीक है, ये तो सब में कॉमन ही है कि E जो है is directed away from the plate if sigma is positive, ठीक है, and toward the plate if sigma is negative, है ना। Note that the above application of Gauss law has brought out an additional fact. E is independent of x also. For a finite large planar set, equation 1.33 is approximately true in the middle regions of the planar set away from the ends। ठीक है, ये सारे का डेरिवेशन यार हम लोग अलग से करेंगे, बस इसमें से मेन पॉइंट को हम लोग छांट रहे हैं, है ना। फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, क्या है, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ अ रेडियस आर, फिगर 1.28, है ना, ये वाले फिगर की बात हो रही है। ठीक है, the situation has obvious spherical symmetry. The field at any point P, outside or inside, can depend only on r, the radial distance from the center of the cell to the point, and must be radial, that is along the radius vector। ठीक है, पहला जो है field outside the cell, consider a point P outside the cell with radius vector r vector। To calculate E at P, we take the Gaussian surface to be a sphere of radius r and with center O passing through P.
All points on this sphere are equivalent relative to the given charged configuration. That is what we mean by a spherical symmetry. The electric field at each point of the Gaussian surface therefore has the same magnitude E and is along the radius vector at each point. Thus E and delta S at every point are parallel and the flux through each element is E delta S. Summing over all delta S, the flux through the Gaussian surface is E into 4 pi r square. The charge enclosed is sigma into 4 pi r square or Gauss law E into 4 pi r square equal to sigma upon epsilon naught into 4 pi r square. और E इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 4 पाई और स्मॉल आर का स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में कैपिटल आर नीचे में स्मॉल, ठीक है, आर स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और Q जो है, जो Q है आपके पास, ये Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा, है ना, ये टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल, जो चार्ज है टोटल चार्ज इस पे, ठीक है, उसका स्फेरिकल सेल का, ठीक है, अच्छा स्फेयर। अच्छा, अगर हम इसको वेक्टोरियली ऐड करें तो E इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, ये वाला चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है ना। इसका डेरिवेशन भी आता तो वो भी समझेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ Q ग्रेटर देन 0 and inward if Q less than 0. This, however, is exactly the field produced by a charge small q placed at the center O. Thus, for points outside the cell, the field due to a uniformly charged cell is as if the entire charge of the cell is concentrated at its center. दूसरा जो है यह है फील्ड इनसाइड द सेल। क्या है, फील्ड इनसाइड द सेल। इन फिगर 1.28b, जो दूसरा वाला फिगर है, ये वाला फिगर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, गॉसियन सरफेस, इनसाइड में हम लोग देख रहे हैं आर डिस्टेंस और आर यहाँ पे पॉइंट टू। द पॉइंट P इज इनसाइड द सेल, है ना, गॉसियन सरफेस इज अगेन है थ्रू P सेंटर्ड एट O. The flux through Gaussian surface calculated as before is E into 4 pi r square. However, in this case, the Gaussian surface encloses no charge, Gauss law then gives E into 4 pi r square equal to 0, E equal to 0 क्योंकि R जो है less than capital R. That is the field due to a uniformly charged thin cell is 0. ये वाला लाइन कि the field due to a uniformly charged thin cell is 0 at all points inside the cell. ठीक है, this important result is a direct consequence of Gauss law which follows from Coulomb's law. The experimental verification of this result confirmed the 1 upon r square dependence in Coulomb's law. और है कुछ और खत्म, ठीक है। तो यार आज जो है हम लोगों का NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज, ठीक है, NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज हम लोग ना कंप्लीट कर लिए, ठीक है। NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज कंप्लीट हो गया। कब, तो 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 2024 और दिन है कौन सा, तो वेडनेसडे। अब लास्ट में आप बोलोगे कि आप हिंदी नहीं बताए, यार लास्ट में डेरिवेशन, इसमें हिंदी समझा करके हम आपको टाइम नहीं बर्बाद कर सकते थे, है ना। बट हम एक बात बोलेंगे कि इन सारे का डेरिवेशन क्या करेंगे, हम अलग से आपको करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।